थैंक यू पीएलए पंजाब और डॉक्टर खालिद संघेड़ा साहब और आपकी टीम। आपने ये एक अगेन जो है दोबारा इनकी सिलेक्शन के बाद एक सेशन ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं पीएलए और इनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। मैंने कोशिश की है कि करंट इन्फॉर्मेशन भी आपके हवाले से ले सकूँ। तो मेरा कॉलेज लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस जो है वो 97 से लेके 2002 तक है। तो उसके अलावा भी ज़ाहिर है कॉलेज लाइब्रेरियन के हवाले से इन टच रहे हैं, तो उस पर मैं आपसे शेयर करूँगा। आज की जो हमारी प्रेज़ेंटेशन है उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। एक तो हम ये देखेंगे कि जब आपकी अब ज़ाहिर है सिलेक्शन होगी कॉलेज लाइब्रेरियन के तौर पे, तो आप कॉलेज में जॉइन करने से पहले प्री रिक्विज़िट क्या है, कौन-सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जब आपने कॉलेज जाना है, तो वहाँ कॉलेज लाइब्रेरी की इम्प्रूवमेंट के हवाले से आपने ज़ाहिर है अपना प्लान देना है या अपनी इम्प्रूवमेंट के हवाले से कोशिश शुरू करनी है। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि वो कॉलेज लाइब्रेरी की स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्च्युनिटीज़ और थ्रेट का जायज़ा लें, स्वॉट एनालिसिस करें और उसके बाद फिर कुछ रूल्स, रेगुलेशन और पॉलिसीज़ आप बनाएँ, ताकि आप जो काम कर सकें वो लीगल और टॉप अथॉरिटी की तरफ से अप्रूव शुदा हों, ताकि आपको कोई चैलेंज ना कर सके और आपके लिए बाद में कोई मुश्किलात पेश ना आएँ। इसके बाद बाज़ औक़ात कॉलेज लाइब्रेरियंस को जो है चार्ज दे दिया जाता है और अक्सर ज़ाहिर है आप में से जो है वो सिंगल लाइब्रेरियंस होंगे, पहले उस लाइब्रेरी में कोई लाइब्रेरियन नहीं होगा। इस चीज़ का भी इम्कान है कि वो जाते ही आपको कहें कि आप लाइब्रेरियन के ऑफ़िस के अलावा लाइब्रेरी का भी चार्ज ले लें रिटन फ़ॉर्म में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्टॉक टेकिंग जो है करें, ताकि आपसे पहले जो शॉर्टेज है वो आपके ज़िम्मे ना हो। तो इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कॉलेज लाइब्रेरी में अक्सर कॉलेजेस में कॉलेज लाइब्रेरी कमेटी होगी, तो उस हवाले से मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा कि वो कॉलेज लाइब्रेरी कमेटी क्या है और आपने कैसे उनको डील करना है। इसके अलावा जनरल किस्म के चैलेंजेस और मैं अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में उनके सॉल्यूशन आपसे शेयर करूँगा और एंड के ऊपर आपके जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, वो उनको रिस्पॉन्ड करूँगा। जो जॉइनिंग है, वो ज़ाहिर है आप लोगों में को कुछ लोगों को उन्होंने मेरे ख़्याल में 75 लोगों को उन्होंने 25 को एमयू कॉलेज में मेल साइट को बुलाया है। इसी तरह बाकी लोगों को भी आने वाले दिनों में लेटर एक आ जाएगा कि फलाँ जो है डेट को आप फलाँ जगह पे पहुँचे। तो नॉर्मली आजकल चूँकि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, तो वो ऑन साइट बुला के किसी एक जगह पे आपसे आपकी प्रेफ़रेंस पूछते हैं। तो मेरे नॉलेज के मुताबिक वो प्रेफ़रेंसेस जो हैं वो मेरिट वाइज़ होती हैं, लाइक जो मेरिट नंबर 1 है, उसके साथ लिस्ट शेयर कर दी जाएगी कि ये कॉलेजेस हैं, यहाँ पोस्टें वेकेंट हैं, आप अपनी प्रेफ़रेंस बताएँ। तो वो जो भी प्रेफ़रेंस बताएगा अवेलेबल सीट्स में से जो सीट्स खाली हैं, तो उसको वो अलॉट कर दी जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट जो अवेलेबल पोस्टें रह जाएँगी, अगले जो मेरिट नंबर 2 होगा, उसको मौका दिया जाएगा। तो ये जो है प्रोसेस जॉइनिंग का है 25 को जो लोग जा रहे हैं उनके हवाले से और डेफ़िनेटली उसके कुछ अरसे के बाद आपकी प्रेफ़रेंस के मुताबिक जो है, वो आपको स्टेशन मिल जाएगा। आपको कोई कॉलेज जो है उसमें आपकी पोस्टिंग हो जाएगी और एक रिटन लेटर आपके पास आएगा। तो जब आपके पास वो लेटर आ जाए, तो डेफ़िनेटली फिर आपने फ़िज़िकली अपने कॉलेज में जाना है और वहाँ जॉइनिंग करनी है अपनी पोस्ट की और फिर बाकी जो जॉइनिंग के बाद के मामलात हैं, वो आपने देखने हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वेल प्रिपेयर हों, वहाँ आपके ज़हन में शॉर्ट टर्म्स अपने आप को जानने और अपनी स्ट्रेंथ और स्किल्स आपको पता हो, ताकि आप जाते ही एक अच्छा इंप्रेशन दे सकें। इसके अलावा मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप अपने जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी एक फ़ाइल प्रिपेयर करें, जिसमें आपका ऑफ़र लेटर और मेडिकल जो है, वो भी रिक्वायर्ड है। ये मेडिकल की का प्रोसीजर बाद में भी जॉइनिंग के बाद हो सकता है और इसके अलावा पुलिस वेरिफ़िकेशन भी आपकी जॉइनिंग के फ़ौरी बाद आप कर सकते हैं या अगर आपको पहले पता चल जाए आपका स्टेशन कौन-सा है, तो आप जो कंसर्न आपकी जहाँ रेज़िडेंस है, उसके जो एसपी ऑफ़िस है, उस वहाँ आप जो है पुलिस वेरिफ़िकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ़ है, वो भी ये सारी चीज़ें आपको बता देगा। कोई इतना मुश्किल नहीं होता, सारे लोग कोऑपरेटिव होते हैं। तो ये प्रोसीजर भी आने वाले दिनों में आपने पुलिस वेरिफ़िकेशन का एक रूटीन का प्रोसीजर है, उससे गुज़रना होगा।
इसके अलावा बाज़ औक़ात वो डिग्रीज़ की कॉपीज़ भी लेते हैं, बल्कि अक्सर औक़ात लेते हैं। जब मैंने जॉइन किया था, तो आपकी जो एकेडमिक डिग्रीज़ हैं, उनकी कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए जब आप फिज़िकली कॉलेज जॉइन करने के लिए जाएँ। इसके अलावा आप से अगर कोई पूछे या आपकी टॉप मैनेजमेंट प्रिंसिपल के आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, कहाँ हैं, तो आप अपना सीवी भी शेयर कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। तो इस तरह जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास एक फ़ाइल में लगे हुए हों, एनआईसी और बाकी चीज़ें, ये जो आपको ऑफ़र लेटर मिल रहा है, जिसकी बेस के ऊपर आप 25 को जाएँगे और उसके बाद भी जो आपको स्टेशन मिल जाएगा, तो उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। इस हवाले से कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये बहुत अरसा बाद पीएलए और पीसीएलए और कई लोगों की ये जो है स्ट्रगल के बाद जो है ये पोस्टें अनाउंस हुई हैं। तो तमाम स्टेक होल्डर का ये ख़्वाहिश है और आप लोगों की भी बेहतरी और आप लोगों की भी ये पूरी काविश होगी कि हमारे जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, जो कि काफ़ी अरसे के बाद लाइब्रेरीज़ वो खाली होंगी, वहाँ कोई प्रोफ़ेशनल जॉइन करेगा। मोस्ट ऑफ द केसेज़ में ऐसा ही होगा। कई ऐसे कॉलेजेस भी होंगे जहाँ एक से ज़्यादा अगर पोस्ट है, तो आपसे पहले कोई सीनियर मौजूद है। लेकिन रेयर केसेज़ ऐसे होंगे। तो आप लोगों का वहाँ जो इम्प्रेशन है, वो बहुत ही डिसेंट, अच्छा और एक प्रोफ़ेशनल एम्प्लॉइज़ के तौर पे होना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर होमवर्क करके जाएँ। तो जब आप पहले दिन कॉलेज जाएँ, आप वेल ड्रेस होके जाएँ, आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएँ। आपकी मेरिट के ऊपर सिलेक्शन हुई है, कोई वरी नहीं है और कॉलेज में आप टाइम पे जाएँ। अगर प्रिंसिपल का आपके साथ एक्सेसिबल है, उनका कॉन्टैक्ट वगैरह, तो बेशक आप उनसे व्हाट्सऐप पे या फ़ोन पे तय कर सकते हैं कि सर मैं फलाँ दिन जॉइनिंग के लिए आना चाहता हूँ। बहरहाल अगर ना भी हो, तो डेफ़िनिटली आप कॉलेज अपने ऑफ़िस टाइम के हिसाब से जाएँ। आपके पास उस कॉलेज की लोकेशन और उसके बारे में थोड़ी-सी अगर इन्फॉर्मेशन नेट के ऊपर अवेलेबल है, तो दैट्स ग्रेट। अगर नहीं है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके कॉलेज की इन्फॉर्मेशन और लाइब्रेरी की इन्फॉर्मेशन डिटेल में नहीं है। आपको पता है ये जो एचईडी है, इन्होंने स्टूडेंट के एडमिशन के लिए वेबसाइट के ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन हर कॉलेज में के बारे में रखी हुई है। तो आप वो इन्फॉर्मेशन अपने कॉलेज में जहाँ आपकी बाद में पोस्टिंग होगी, वो आप देख सकते हैं ताकि आपके पास ब्रीफ सी इन्फॉर्मेशन ज़रूर हो। इसी तरह जब आप कॉलेज में जाएँ, तो ज़ाहिर है आप जो है वो जो रेलेवेंट एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है, उनसे आप अपना तारुफ़ करवाएँ और आप थ्रू प्रॉपर चैनल प्रिंसिपल को मिलें। बाज़ औक़ात प्रिंसिपल जो है वो वहाँ कोई छोटे कॉलेजेस में तो फ़ॉर्मेलिटी नहीं होती, बड़े कॉलेजेस में ज़ाहिर है तो इम्प्रेशन के लिए फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए और एक प्रोफ़ेशनल वे है कि आप जो भी उनका पीए या जो भी उनका सेक्रेटरी है या क्लर्क है, तो आप उसको बताएँ कि ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, तो मैं जॉइनिंग के लिए आया हूँ, प्रिंसिपल साहब से मिलना चाहता हूँ, तो ज़रा ज़्यादा बेहतर होता है। इसी तरह आप और भी कोई इंस्ट्रक्शन या कॉलेज की प्रोसीजर्स हैं, तो उसको आप फ़ॉलो करें। इसके अलावा आप अपना जॉइनिंग लेटर शेयर करें जो भी आपसे जो है डिपार्टमेंट ने दिया है। तो ये तो एक नॉर्मल फर्स्ट डे हो गया जब आपने कॉलेज में जहाँ आपकी पोस्टिंग हो जाएगी वहाँ जाना है, आपने जॉइन करना है तमाम जो इसी तरह आप फैकल्टी का स्टाफ नॉर्मली कॉलेजेस में अलहदा से बना होता है, वहाँ फैकल्टी जो है जिनका लेक्चर नहीं हो रहा, वो मौजूद होते हैं। आप वहाँ भी अपना तारुफ कराएँ, सबसे मिलें और अपनी लाइब्रेरी का भी विज़िट करें। और लाइब्रेरी के बारे में बेसिक किस्म की इन्फॉर्मेशन देखें। पहले दिन ज़ाहिर है प्रिंसिपल आपसे नहीं पूछेगा कि आप लाइब्रेरी के बारे में कहेंगे, लेकिन आपको ज़ाहिर है मोटिवेट करने के लिए कहेगा कि काफ़ी साल हो गया, प्रोफ़ेशनल स्टाफ नहीं है, अब आप आ गए हैं तो इस लाइब्रेरी को बेहतर करें। तो आप कर्टसी के तौर पे तमाम एडवाइस को नोट करें और फिर आप ज़ाहिर है लाइब्रेरी का जब विज़िट करेंगे, लाइब्रेरी के हवाले से कोई भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म प्लान बनाने से पहले ज़रूरी है कि आप लाइब्रेरी को अच्छी तरह जान लें कि लाइब्रेरी की स्ट्रेंथ क्या है। मैं उस लाइब्रेरी की अब बात करूँगा जिसमें आपकी पोस्टिंग होगी। अब आपने सारी इन्फॉर्मेशन उस लाइब्रेरी के हवाले से लेनी है कि लाइब्रेरी की स्ट्रेंथ क्या है, लाइक उसमें आप प्रोफेशनल स्टाफ तो अब ज़ाहिर है लाज़मी होगा क्योंकि आप लोगों की अपॉइंटमेंट हुई है, तो जिस कॉलेज में जाएँगे वहाँ अगर पहले कोई नहीं है तो कम से कम एक आप सिंगल प्रोफेशनल स्टाफ ज़रूर होंगे। इस तरह लाइब्रेरी की बिल्डिंग को देखें, लाइब्रेरी की कलेक्शन का जायज़ा लें, कुछ स्टॉक रजिस्टर है वो देखें, अगर कोई ऑटोमेशन हुई है उसका जायज़ा लें। तो लाइब्रेरी की स्ट्रेंथ देखने की कोशिश करें। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे लिहाज़ में तो यही होगी कि वहाँ अब आप एक प्रोफेशनल स्टाफ के तौर पे अपॉइंट हो गए हैं। बाकी रिसोर्सेज़ जिस तरह के भी हैं, आपने अपना जो भी प्लान बनाना है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज़ के अंदर रह के बनाना है और उसमें जो इमीडिएट नीड है, जो विज़िबिलिटी है, जो
सर्विसेज़ के हवाले से चीज़ें हैं, उनको आपने पहले फ़ोकस करना है। इस तरह आपके सामने कॉलेज लाइब्रेरी की जो वीकनेसेस हैं, जो आप पर्टिकुलर लाइब्रेरी जिसमें आपकी पोस्टिंग होगी, वो भी आपके सामने होंगी। हो सकता है वहाँ बजट कम हो, नॉर्मली लाख या 2 लाख इस लेवल का बजट होता है, बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता। इसी तरह बाज़ कॉलेजेस में हो सकता है आप अकेले ही हों, वहाँ कोई क्लर्क भी ना हो और बाज़ औक़ात कोई क्लर्क या अटेंडेंट होता है, तो वो भी ऑफ़िस में एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफ़िस होता है प्रिंसिपल का या जो अकाउंट्स को देख रहे हैं, वहाँ उन्होंने अपॉइंट किया होता है। तो अगर आप लकी हैं कि आपको एक क्लर्क मिल जाए, तो हो सकता है आपको एक अटेंडेंट मिल जाए, तो ये भी आपके सामने सिचुएशन आ सकते हैं। इसी तरह हो सकता है कि लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट जिस तरह आपने बड़ी लाइब्रेरीज़ देखी हों या आपने जहाँ इंटर्नशिप की हो या आपके जो अपने पुराने एक्सपीरियंसेस में जिस तरह की प्रोफ़ेशनल और बड़ी लाइब्रेरी में एनवायरनमेंट होता है, वो उस तरह हो सकता है वहाँ ना हो और कई सालों बाद वहाँ कोई लाइब्रेरियन आया हो, तो जो टेम्परेरी कोई क्लर्क या अटेंडेंट उसको चला रहा हो, तो ये आपके लिए कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं होनी चाहिए। इसी तरह उसकी वर्किंग भी हो सकता है मैनुअल हो, ज़्यादातर कॉलेजेस में ज़ाहिर है चीज़ें उस तरह ऑर्गेनाइज़ नहीं होंगी, मैनुअल होंगी, ऑटोमेशन नहीं होगी और आपको मुख्तलिफ जो टूल्स चाहिए, जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर चाहिए, उसकी भी हो सकता है शॉर्टेज हो और इंटरनेट भी हो सकता है नामौजूद हो। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। आप वहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ तलाश करें आप उसकी ब्राइट साइड की तरफ आएँ, जो भी रिसोर्सेज़ हैं उस हवाले से देखें कि वहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी तो ये है कि आपके पास अपनी स्किल्स को प्रूव करने का ये मौका है ताकि ये पता चले कि एक प्रोफ़ेशनल आने से लाइब्रेरी की सर्विसेज़ में क्या फ़र्क पड़ा है। डिपार्टमेंट को भी, आपके कॉलेज को भी और ओवरऑल जो प्रोफ़ेशन है उसके अंदर भी ये चेंज नज़र आनी चाहिए और एक सिग्निफिकेंट चेंज नज़र आनी चाहिए। इसी तरह आपके पास ये अपॉर्च्युनिटीज़ भी मौजूद हैं कि आजकल अगर रिसोर्सेज़ की कमी है, कलेक्शन की कमी है, तो बहुत सारे जो हैं वो ऑनलाइन रिसोर्सेज़ मौजूद हैं। आप अगर अच्छी सर्चिंग जानते हैं, तो आप बहुत सारे अपने स्टूडेंट और स्टाफ की इन्फॉर्मेशन नीड पूरी कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्स्ट बुक ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो बहरहाल ये आप मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह टेक्नोलॉजी के हवाले से जो सॉफ्टवेयर्स चाहिए, ऑटोमेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए, तो वो भी सारी पाकिस्तान में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी मौजूद है और लिम्स और दूसरे सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको यूज़ कर सकते हैं। कॉलेज लाइब्रेरी में मोस्टली कॉलेज लाइब्रेरी में कोई बहुत बड़ी कलेक्शन नहीं होगी। तो इस हवाले से आप अगर काम करना चाहें तो आपके पास लातदाद अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। कॉलेज में अब नए प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। कई कॉलेजेस ऐसे होंगे जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस, मास्टर्स वगैरह हो रहा होगा, बीएस हो रहा होगा और एसोसिएट डिग्री होगी। तो वहाँ आप लाइब्रेरी ओरिएंटेशन के थ्रू अपनी जो भी सर्विसेज़ देना चाहें तो आपके पास काम करने के लातदाद मौके हैं। आप काम शुरू करें। इसके अलावा ज़ाहिर है थ्रेट्स भी होंगी कि कॉलेज लाइब्रेरी जो है वो बहुत सारा जो है सालों से उस तरह यूज़ नहीं हो रही होगी, रिसोर्सेज़ उस तरह ऑर्गेनाइज़ नहीं होंगे। इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ सकती है। तो बहरहाल आप ये सारी चीज़ें नोट करें, उसके बाद आप एक इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट बनाएँ, जिसमें आप टॉप मैनेजमेंट के साथ शेयर करें। कुछ बेशक 1 हफ्ता ले लें, कुछ दिन लें, सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, कॉलेज के प्रोग्राम देखें, कॉलेज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन लें कि वहाँ कौन-से प्रोग्राम्स जो हैं, वो कॉलेज ऑफ़र कर रहा है और आप वहाँ क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है पढ़ा सकते हो। इस तरह लाइब्रेरी साइंस का सब्जेक्ट अगर पहले मौजूद नहीं है, तो आप एज़ ए लाइब्रेरियन भी उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो कॉलेज के पूरे एनवायरनमेंट का भी जायज़ा लें और ओवरऑल जो है लाइब्रेरी के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपके पास जब आ जाए, तो फिर अपना एक इम्प्रूवमेंट प्लान शेयर करें। बेशक शॉर्ट टर्म चीज़ें पहले शेयर करें, लॉन्ग टर्म लेकिन सारी चीज़ों को प्लान करते हुए अपने रिसोर्सेज़ को सामने रखें और बहुत ज़्यादा देर ना लगाएँ कि जी 2 महीने आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व भी करते रहें क्योंकि जब आप नया किसी कॉलेज में नई जॉइनिंग आपकी होगी, तो बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन आपसे होंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जाते ही काम शुरू कर दें और जो इमीडिएट चेंजेज़ आप लिमिटेड रिसोर्सेज़ के अंदर ला सकते हैं, उनको पहले दें। पहले बहुत लंबी-चौड़ी डिमांड्स लाखों में देने की ज़रूरत नहीं है। जो रूटीन की चीज़ें हैं, आपको कंप्यूटर या प्रिंटर चाहिए, वो मिल जाएगा। अगर प्रिंटर अलहदा नहीं मिलता, तो डेफ़िनिटली ऑफ़िस के अंदर प्रिंटर कोई एक आध होगा, आप वो टेम्परेरीली यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप वहाँ अपना पहले इमेज क्रिएट करें, जब आपका इमेज बेहतर हो जाएगा, फिर डेफ़िनिटली टॉप मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और बहुत सारे लोग आपके फ्रेंड्स बन जाएँगे, आपके साथ कोऑपरेटिव होंगे, तो सारी चीज़ें आपके हक में जाना शुरू होगी और आपकी जो
बड़ी डिमांड्स जिन पे थोड़े से बजट चाहिए होगा, वो भी आपको इंशाल्लाह मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसी दौरान एक और चीज़ से आपका वास्ता पड़ सकता है, जब आप जॉइन करते हैं, तो उस वक़्त जो आपकी जॉइनिंग होती है, वो आप एक लाइब्रेरियन की पोस्ट का या ऑफ़िस ऑफ द लाइब्रेरियन का आप चार्ज लेते हैं। तो आपको कुछ अरसे के बाद कहा जाएगा कि आप लाइब्रेरी का चार्ज ले लें। हो सकता है वहाँ किसी टीचर के पास लाइब्रेरी का चार्ज मौजूद हो। नॉर्मली जब मैं कॉलेज लाइब्रेरियन के तौर पे गया तो वहाँ लिटरेचर के एक टीचर थे, उनके पास लाइब्रेरी का चार्ज था। तो मुझे उन्होंने कुछ अरसे के बाद कहा कि अब लाइब्रेरी का आप चार्ज ले लें। तो चार्ज जब आपने लाइब्रेरी का लेना है तो उस वक़्त कुछ चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है। एक तो ये है कि जब तक आपको कहा ना जाए, आप उस वक़्त तक रिटर्न चार्ज ना लें। जब आपको कहा जाए तो आप चार्ज लेने से पहले लाइब्रेरी का स्टॉक रजिस्टर देखें, लाइब्रेरी की कलेक्शन का जायज़ा लें। तो सबसे पहले जो अहम चीज़ है कि आप स्टॉक टेकिंग करें लाइब्रेरी की, ताकि पता चले कि जो स्टॉक टेकिंग है, आप सारे लोग इस टर्म से वाकिफ़ हैं कि ये जो फिज़िकल वेरिफ़िकेशन होती है स्टॉक की, उसको हम स्टॉक टेकिंग कहते हैं। जिसमें आप तमाम जो लाइब्रेरी की होल्डिंग्स हैं, उनको आप फिज़िकली वेरीफ़ाई करते हैं। नॉर्मली उसमें इम्पोर्टेंट सोर्स जो है, वो आपके पास एक्सेशन रजिस्टर होता है। अगर एक्सेशन रजिस्टर भी नहीं है, तो फिर अल्लाह का नाम लेके आप लिम्स या किसी भी सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री शुरू कर दें। साथ उसकी टेक्निकल प्रोसेसिंग भी होती जाएगी और वहाँ से आप स्टॉक रजिस्टर भी प्रिंट करके निकाल सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक रजिस्टर ना हो या इनकम्प्लीट हो या वो गुम हो गया हो या वो आई मीन डैमेज हो। तो ये सारी सिनेरियो में आपने सोच समझ के डिसीजन लेना है। तो बहरहाल स्टॉक वेरिफिकेशन ज़रूरी है, ताकि आपके से पहले जो मिसिंग है, वो आपकी स्टॉक वेरिफिकेशन के दौरान पता चल जाए, ताकि कल को वो आपके ज़िम्मे ना लगे। इस हवाले से कॉलेज लाइब्रेरियन के मुख्तलिफ नोटिफ़िकेशंस भी हैं और वो डे टू डे अपडेट होते रहते हैं। तो वो भी आप पीसीएलए और बाकी जो सीनियर आपके एरिया में कॉलेज लाइब्रेरियंस हैं, उनसे आप इकट्ठे करने की कोशिश करें। मैंने डॉक्टर खालिद संघेड़ा से रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने कुछ नोटिफ़िकेशन इकट्ठे भी किए हैं, तो वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। अच्छा, जब स्टॉक टेकिंग आप शुरू करेंगे, तो डेफ़िनेटली उसके लिए ज़रूरी है कि कोई न्यूट्रल कमिटी बने, ताकि स्टॉक की प्रॉपर न्यूट्रल वेरिफ़िकेशन हो। तो बाज़ जगहों पे पहले कॉलेज लाइब्रेरी कमिटी होगी, बाज़ जगहों पे नहीं होगी। तो अगर कॉलेज लाइब्रेरी कमिटी पहले नहीं मौजूद, तो उसको बनाया जा सकता है। अगर मौजूद है, तो हो सकता है प्रिंसिपल कहे कि वही स्टॉक वेरिफ़िकेशन कर ले। अच्छा, मैं यहाँ आपका फ़ीडबैक लेना चाहता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ जो है वो क्लियरली आ रही है? प्लीज़ जो है मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा चैट विंडो में। ठीक है। तो आप फिज़िकल वेरिफ़िकेशन कमेटी अलहदा से भी आप प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके बनवा सकते हैं, या कॉलेज लाइब्रेरी की जो पहले कमेटी बनी हुई है, वो भी कर सकती है। तो प्रैक्टिकल बात ये है कि जो टीचर्स हैं, वो आपकी वो स्टॉक टेकिंग में, काउंटिंग में वो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि वो कहेंगे कि आप अपने स्टाफ को या 1-2 और लोगों को लगा के कर लें, तो कमेटी के बाकी लोग कहेंगे कि हम उस पे साइन कर देंगे। तो ये भी एक है, आप फ्रेंडली अंदाज में इसको करें, जो 1 या 2 लोग विलिंग हो, या कॉलेज में बाकी जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो नॉन टीचिंग है बेशक, उनको साथ लगा के, या लाइब्रेरी के में आपके पास कोई क्लर्क है, उसको लगा के तो आप एक स्टॉक वेरिफ़िकेशन करें, और स्टॉक वेरिफ़िकेशन करने के बाद आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी कि ये मिसिंग है और ये चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, जब आपकी स्टॉक वेरिफ़िकेशन मुकम्मल हो जाए, तो फिर उसकी एक रिपोर्ट बनाएँ और रिपोर्ट तमाम कमेटी मेंबर से आप साइन करवाएँ और प्रिंसिपल के भी उस पे सिग्नेचर हो जाए, ताकि वो एक वैल्यूएबल रिकॉर्ड बन जाए। तो डेफ़िनेटली बाकी जो इसके अलावा जो मटेरियल वहाँ फ़िज़िकल मौजूद है, इसी दौरान बाकी चीज़ें भी आपके सामने आएँगी, कुछ रिकॉर्ड डैमेज होगा, उनको वीडिंग की ज़रूरत होगी। तो वीडिंग और इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, इसके ऊपर पीएलए ने एक स्पेशल लेक्चर्स जो है, एक और कोलीग हमारे डिलीवर करेंगे, तो उसमें वो तफ़सील से आपको इस बारे में बताएँगे, इसलिए मैं उस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो बहरहाल वो जो स्टॉक वेरिफ़िकेशन की रिपोर्ट है, वो आप रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएँ, उसमें आपके वो लाइब्रेरी की करंट स्टेटस सामने आ जाएगा। जो इसकी मिसिंग और बाकी जो डैमेज और रिपेयरेबल आइटम्स हैं, उनकी आप रिपोर्ट शेयर करें, और वो डेफ़िनेटली उसके बाद आप नेक्स्ट उसके ऊपर फर्दर एक्शन ले सकते हैं।
जो स्टॉक वेरिफ़िकेशन है ये नॉर्मली एनुअल होनी चाहिए, लेकिन जहाँ बहुत बड़े कॉलेजेस हैं, स्टाफ कम होता है तो वहाँ एनुअली पॉसिबल नहीं है, तो फिर पार्शली की जाती है। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि एनुअली या आफ्टर 2 इयर्स अगर बहुत बड़ा कॉलेज है या पार्शली कुछ कलेक्शन की हो जाए, तो इससे क्या होता है कि मिसिंग सामने आती रहती है और साथ-साथ फिर वो जो मिसिंग है, वो उसके रूल्स मौजूद हैं, राइट ऑफ भी होती रहती हैं। तो अगर बल्क ज़्यादा जमा हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो इस हवाले से जो हमारे कोलीग रीडिंग और राइट ऑफ के हवाले से लेक्चर्स देंगे, वो आपको तफ़सील से इस बारे में बताएँगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो सिचुएशन जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, वो कॉलेज लाइब्रेरी कमेटी के हवाले से मैं आपसे बात करूँगा। कॉलेज लाइब्रेरी कमेटी बहुत सारे जो हैं कॉलेजेस में ये गवर्नमेंट की तरफ से भी, डीपीआई की तरफ से भी नोटिफ़िकेशन है और जो रेलेवेंट आपके डिविज़नल डायरेक्टर्स हैं, उनकी तरफ से भी। तो हर डिवीज़न में अलहदा भी नोटिफ़िकेशंस होते हैं और एक ओवरऑल नोटिफ़िकेशन काफ़ी सालों पहले 2000 में हुआ था। उसकी कॉपी मैं रात को देख रहा था, तो खालिद संघेड़ा साहब के पास एक कॉपी है। उसकी बेस के ऊपर इंडिविजुअल डायरेक्टोरेट ने भी कॉलेज लाइब्रेरी के नोटिफ़िकेशन किए हुए हैं। तो जो मेरी नज़र से नोटिफ़िकेशन गुज़रा है उसमें प्रिंसिपल जो है उसका चेयरमैन होता है और लाइब्रेरियन बाय डेज़िग्नेशन जो है सेक्रेटरी होता है। और बाकी जो प्रोफ़ेसर्स हैं डिफरेंट जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनसे 2 या 3 लोग टीचिंग फैकल्टी में से ले लिए जाते हैं। तो इस तरह एक 5 या 6 लोगों की एक कमिटी बन जाती है, जो कि प्रिंसिपल की तरफ से नोटिफ़ाई होती है और वो कमिटी जो है उसका रोल बेसिकली एडवाइज़री होता है। अब इस कमेटी के बेनिफिट्स भी हैं और इसके जो है डिसएडवांटेज भी हैं। तो आपने बड़ी हिकमत के साथ अगर कमेटी पहले मौजूद नहीं है, तो बेशक आप इसको फ़ॉर्म करने की रिकमेंडेशन ना दें। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि प्रिंसिपल के अलावा किसी और टीचर को उसका इंचार्ज बना दिया जाता है चेयरमैन लाइब्रेरी कमेटी के टाइटल से। तो वो अपना रोल एडमिनिस्ट्रेटिव समझना शुरू हो जाता है और वो लाइब्रेरियन को एज़ ए सुपरवाइज़र या एज़ ए बॉस ट्रीट करता है। तो जिससे फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है, लाइब्रेरियन का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि मैं भी 17 ग्रेड में हूँ और मैं प्रिंसिपल को रिपोर्ट डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो बड़े कॉलेजेस में सिनेरियो बाज़ औक़ात मुख्तलिफ होता है कि प्रिंसिपल मसरूफ़ होता है तो वो कॉलेज लाइब्रेरी की कमेटी के थ्रू मुख्तलिफ जो रिकमेंडेशंस, परचेज़ और बुक सिलेक्शन और इस तरह के बड़े काम करता है। तो बहरहाल मेरे ज़ाती ख़्याल में इस तरह की जो कमिटीज़ हैं इनका रोल जो है वो एडवाइज़री होता है। आप उनके साथ कोऑपरेशन से और कोऑर्डिनेशन से ही चलना चाहिए। जो भी उसके मेंबर्स हैं उनके साथ आप अपने अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करें और जाते ही किसी डिस्प्यूट से आप एवॉइड करें। अगर कमेटी मौजूद नहीं है तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि इसकी फ़ॉर्मेशन के बारे में जाते ही सजेशन इमीडिएटली देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली ये अक्सर कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। इसके अलावा आप जाते ही जो है अपने जो भी कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके ऊपर भी तवज्जो दें। अच्छा ये भी सिचुएशन हो सकती है कि कॉलेज लाइब्रेरी के कोई सर्विसेज़ के हवाले से कोई रूल्स मौजूद ना हो। बाज़ बड़े कॉलेजेस में डेफ़िनिटली रूल्स मौजूद होते हैं और उसमें जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, वो कॉलेज की प्रॉस्पेक्टस में भी छपे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप जिस कॉलेज में जाते हैं, वहाँ सिचुएशन क्या है। तो आप मालूम करने की कोशिश करें कॉलेज लाइब्रेरी का जो रिकॉर्ड है उसको देखें और अगर आपको पहले कुछ बनी हुई चीज़ें मिल जाएँ या रूल्स मिल जाएँ तो उनसे बेनिफिट लेके उनको अपडेट करें। जो कि गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके अंदर रहते। वरना आप किसी बड़े कॉलेज के रूल्स जो हैं वो लेके उनको अपने हवाले से मॉडिफ़ाई करके या किसी आम लाइब्रेरी से के रूल्स लेके बड़ी तो उसको कॉलेज लाइब्रेरी के हवाले से आप मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। वहाँ सर्कुलेशन के हवाले से ज़ाहिर है ऑलरेडी गवर्नमेंट के रूल्स मौजूद हैं। तो उन रूल्स के अंदर रह के आपने अपने रूल्स को अमेंड करना है या मॉडिफ़ाई करना है। अगर आप समझते हैं ऑलरेडी जो रूल्स बने हुए हैं, वो सफिशिएंट हैं, तो आप डेफ़िनिटली उनको उनका मुताला करें और उनके मुताबिक लाइब्रेरी की सर्विसेज़ आप चलाएँ। उसमें सर्कुलेशन के रूल्स भी होंगे कि कितनी किताबें किस कैटेगरी को होंगी, लाइब्रेरी के ओपनिंग आवर्स क्या होंगे। इस तरह बुक सिलेक्शन के हवाले से भी पॉलिसीज़ अगर पहले बनी नहीं है, तो आप बना सकते हैं कि किताबों की परचेज़ का क्या सिलसिला होगा या बुक सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा। तो अगर चीज़ें पहले पॉलिसीज़ नहीं बनी, तो आप इस हवाले से प्रपोज़ कर सकते हैं। इस सारे मामलात में जो लाइब्रेरी कमेटी अगर बनी हुई है, तो वो आपके लिए फैसिलिटेशन का रोल प्ले कर सकती है। आप उनकी मुशावरत से उसमें अमेंड करके तो प्रिंसिपल से अप्रूव करवा सकते हैं। तो रूल्स और पॉलिसीज़ ज़रूरी हैं, ताकि जब आप उनके मुताबिक काम करेंगे तो कोई आपको चैलेंज नहीं करेगा, वरना डेफ़िनिटली फिर
हर बंदे की अपनी इंटरप्रिटेशन होगी। तो आप किसी को 4 किताबें कहेंगे कि आपको अलाउ है, तो वो कहेगा जी कहाँ लिखा हुआ है 4 किताबें। इस तरह बुक सिलेक्शन के हवाले से कई टीचर्स या कोई कहेंगे कि ये मेरी किताब है, इसकी 10 कापियाँ आप लाइब्रेरी में खरीद लें। तो आप डेफ़िनेटली अगर रूल्स बने हुए हैं कि किताबें सिलेक्ट करने का ये प्रोसीजर है, कोई फॉर्म बना हुआ है, जिसके ऊपर किताब सजेस्ट की जाती है और प्रिंसिपल अप्रूव करता है, लाइब्रेरियन उसको देखता है, उसके एडिशन को और लाइब्रेरी में पहले ऑलरेडी कितनी कॉपीज़ मौजूद है। तो ये ज़्यादा बेहतर भी है और आपके पास एक जस्टिफिकेशन होती है, एक प्रोफ़ेशनल काम करने की। तो मेरा ख़्याल है कि रूल्स और पॉलिसीज़ को भी शुरू में, इब्तिदा में जो मौजूद है उनको रिव्यू किया जाए, अगर मौजूद नहीं है, तो किसी बड़े कॉलेजेस की लेके जो कॉलेज लाइब्रेरीज़ के रूल्स हैं, एचईडी के रूल्स हैं, उसके मुताबिक उनको बना सकते हैं आप, ताकि सर्विसेज़ के हवाले से आप अपने यूज़र से भी शेयर कर सकते हैं, लाइब्रेरी के अंदर भी एक अच्छी-सी स्टैंडी लगा के उनको डिस्प्ले कर सकते हैं और जब आप लाइब्रेरी ओरिएंटेशन दें या कोई भी इस हवाले से अपनी सर्विसेज़ की मार्केटिंग करें, तो आप उनमें से जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, वो अपने यूज़र से शेयर कर सकते हैं। अच्छा ये रूल्स के हवाले से बातें होगी। इसी तरह कुछ चैलेंजेज़ जो है ना, आप जब वहाँ जॉइन करेंगे, आपके सामने आ सकते हैं। तो आपने घबराना नहीं है और कॉन्फिडेंस के साथ करना है। हो सकता है कि आप बड़ी अच्छी लाइब्रेरी और बड़ा प्रोफ़ेशनल एनवायरनमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हों। तो मैं आपसे शेयर करूँगा कि बहुत सारी जो लाइब्रेरीज़ हैं, वो कई अरसे से प्रोफ़ेशनल स्टाफ़ जो है, वो वहाँ नहीं होगा, खाली पड़ी होंगी या वहाँ चीज़ें जो हैं उस तरह ऑर्गेनाइज़्ड और प्रोफ़ेशनल अंदाज़ में नहीं होंगी। तो आपके सामने कई चैलेंजेज़ होंगे। मैं बड़े-बड़े चैलेंजेज़ आपसे शेयर करता हूँ और अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में आपके साथ उनकी इमीडिएट सॉल्यूशन भी शेयर करता हूँ और इसके बाद फिर मैं क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करूँगा। जैसे आपके सामने एक बड़ा चैलेंज ये हो सकता है कि कॉलेज लाइब्रेरी में नॉर्मली आम कॉलेजेस में कोई बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता। लाख 2 लाख या इस तरह बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता, जिसमें से कुछ वो न्यूज़पेपर खरीदते हैं या फिर जो पैसे बच जाते हैं, तो जून में या जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो उसमें वो कलेक्शन या बुक परचेज़ कर लेते हैं, तो ज़्यादा बजट नहीं होता। अब इसका हल ये है कि कॉलेज लाइब्रेरीज़ में लैब्स लाइब्रेरी सिक्योरिटी का एक फंड होता है। मेरा ख़्याल में जब कोई भी स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो लाइब्रेरी सिक्योरिटी के नाम से एक अकाउंट होता है, उसमें हर स्टूडेंट लाइब्रेरी सिक्योरिटी डिपॉज़िट करवाता है, उसकी फ़ीस में ली जाती है लाइब्रेरी सिक्योरिटी। अब मेरे ख़्याल में 3 साल बाद या एग्ज़ैक्ट मुझे ड्यूरेशन नहीं पता, अगर वो स्टूडेंट कॉलेज से पास आउट होने के कुछ अरसे तक वो उस सिक्योरिटी को वापस ले सकता है। मेरे ख़्याल में 3 साल पहले थी, अब भी शायद यही हो। अगर वो वापस नहीं लेता अपनी सिक्योरिटी तो वो ऑटोमैटिकली एक और अकाउंट होता है, लैब्स लाइब्रेरी सिक्योरिटी, तो वो उसमें चली जाती है। अब जो लैब्स लाइब्रेरी सिक्योरिटी का जो अकाउंट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा यूज़फुल है और दिस इज़ ब्लेसिंग फॉर कॉलेज लाइब्रेरियन। तो आप लाइब्रेरी की इम्प्रूवमेंट के हवाले से तमाम काम जो है इस फंड्स में से कर सकते हैं। और प्रिंसिपल जो है वो ज़ाहिर है इसमें आपको सैंक्शन कर सकता है। तो आप अप्रूवल लेके अपने जो छोटे-छोटे काम हैं वो लैब्स लाइब्रेरी सिक्योरिटी से करवा सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपको कोई प्रिंटर चाहिए, कंप्यूटर नहीं है या आपने कोई लाइब्रेरी की टेक्निकल प्रोसेसिंग करनी है उसके लिए स्टेशनरी चाहिए या लाइब्रेरी में आपने साइन बोर्ड लगाने हैं या कोई और इस तरह का काम आपने करना है। तो अगर वैसे रूटीन में फंड्स नहीं वैसे जो कॉलेजेस हैं उनमें जनरल फंड भी प्रिंसिपल के पास होता है। आप अगर अच्छे तरीके से उनको कन्विंस करें, अपनी प्रोफ़ेशनल उनके साथ डिमांड रखें तो डेफ़िनिटली वो जनरल फंड्स भी होते हैं, उसमें से भी स्टेशनरी या इस तरह की चीज़ें आपको मिल सकती हैं। इसी तरह एक और अहम बड़ा चैलेंज आपके सामने आ सकता है स्टाफ़ के हवाले से। अब प्रोफ़ेशनल स्टाफ़ की तो कमी नहीं होगी क्योंकि एज़ ए प्रोफ़ेशनल आप खुद जॉइन कर रहे हैं। इसके अलावा ज़ाहिर है आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वहाँ नॉन प्रोफ़ेशनल स्टाफ़ या पैरा प्रोफ़ेशनल स्टाफ़ भी मौजूद हो, जैसे कोई क्लर्क हो या कोई अटेंडेंट हो या सफाई के लिए। तो ये सिचुएशन भी अक्सर कॉलेजेस में आपके साथ पेश आएगी कि वहाँ कोई क्लर्क नहीं होगा और अगर होगा तो हो सकता है उन्होंने ऑफ़िस में किसी और ड्यूटी पे लगाया हो। इसी तरह जो अटेंडेंट है, वो भी हो सकता है ना हो या एक अटेंडेंट हो। तो आपने वहाँ पहले अपनी रेपो बेहतर करनी है, वहाँ जाके आपने काम शुरू करना है। आप वक़्ती तौर पे जो है वहाँ अगर एक ही अटेंडेंट है उससे काम चलाएँ या प्रिंसिपल से कुछ अरसे के बाद आप रिक्वेस्ट करके पार्सली किसी की ड्यूटी लगा दें। तो बहरहाल स्टाफ की कमी आपके सामने हो सकती है। अगर वहाँ लाइब्रेरी साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो आपके पास स्टूडेंट की टीम है, आप उनसे भी कुछ प्रोफ़ेशनल काम ले सकते हैं।
और कॉलेज में आपको पता है कि जो स्टाफ होता है वो हर वक़्त बिज़ी नहीं होता। तो आप अगर कोई इस तरह की आपने सफाई करवानी है या आपने कोई अरेंजमेंट करनी है शेल्फिंग की, तो आप प्रिंसिपल से या जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़िस का इंचार्ज होता है, हर काम में मेरे ख़्याल में प्रिंसिपल की भी ज़रूरत नहीं होती। जो ऑफ़िस का इंचार्ज होता है वो नॉर्मली कोई हेड क्लर्क या इस तरह का कोई जो है एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा होता है, उससे भी आप अच्छी पीआर रखें, उससे रिक्वेस्ट करके तो आप कोई स्टाफ पार्शली भी लगा सकते हैं जब फ़ारिग हो, तो वहाँ लाइब्रेरी की सफाई जाते ही करवाएँ, चीज़ें अरेंज कराएँ। अगर आप कोई उसकी अरेंजमेंट फर्नीचर की करना चाहते हैं, तो आपको स्टाफ मिल जाएगा। आपको फुल टाइम ना भी मिले तो आपको पार्शली स्टाफ इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो इसको इस तरह आपने हैंडल करना है। इसके अलावा आपके ज़हन में बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, तो हो सकता है जो प्रिंसिपल्स बाज़ जगहों पे तो बड़े लाइब्रेरी माइंडेड होते हैं, बड़े लाइब्रेरी फ्रेंडली होते हैं और बहुत ज़्यादा जो हैं वो लिटरेरी फिगर्स होते हैं। तो कई जगहों पे ऐसा होगा कि हो सकता है वो लाइब्रेरी माइंडेड ना हों, आपके बहुत सारी सजेशन जो है शुरू में एक्सेप्ट ना हो। तो आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, आप अपना प्रॉपर होमवर्क करके सजेशंस लेके जाएँ और शुरू में आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ जिन पे आते हैं, वो वाली सजेशन ना लेके जाएँ। लेकिन पेशेंस के साथ आप होमवर्क के साथ अपने अगर कमिटमेंट के साथ लगे रहेंगे, तो आहिस्ता-आहिस्ता ये तमाम मुश्किलात हल हो जाएँगी। इसी तरह कॉलेज में बाज़ औक़ात टीचर्स के ग्रुप्स होते हैं, तो मेरी ये सजेशंस होगी कि आप किसी ग्रुपिंग से अवॉइड करें। आप अपने काम से काम रखें और अपने गोल्स और अपनी लाइब्रेरी की इम्प्रूवमेंट के हवाले से जो आपके प्लान्स हैं, उसके ऊपर आप फ़ोकस करें। इसके अलावा आप जब चाहें तो आपके पास हो सकता है बहुत छोटी-सी लाइब्रेरी हो, चंद अलमारियाँ हों या कलेक्शन या रिसोर्सेज़ बहुत कम हों, मैं मटीरियल रिसोर्सेज़ की बात कर रहा हूँ। तो उस हवाले से भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन नीड्स हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज़ के थ्रू कर सकते हैं और जो चीज़ें मौजूद हैं, उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करें और जो रिसोर्सेज़ मौजूद नहीं हैं, उनके लिए आप कोशिश अपनी जारी रखें। इसके अलावा आप जब लाइब्रेरी में फिज़िकली जाएँ तो हो सकता है कि वहाँ पुअर सर्विसेज़ हों या आपको कोई एक प्रोफ़ेशनल लुक ना मिले। तो आपने वहाँ जाते हुए लाइब्रेरी की विज़िबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए पूरी तवज्जो देनी है, वहाँ फिज़िकल चेंज लेके आएँ, वहाँ आप लाइब्रेरी की जो सर्विसेज़ हैं उनकी मार्केटिंग करें और कॉलेज की बाकी एक्टिविटीज़ में भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन पे कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो कॉलेज में कोई टीचर नहीं है तो हो सकता है कि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो या इंग्लिश पढ़ी हो, लिटरेचर पढ़ा हो, तो आप कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर लाइब्रेरी साइंस का सब्जेक्ट वहाँ नहीं है, आप वहाँ इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं आहिस्ता-आहिस्ता। तो इस तरह के कई इनिशिएटिव ले सकते हैं। इसी तरह कॉलेज में मैगज़ीन होता है, अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं, तो आप उस मैगज़ीन के एडिटोरियल बोर्ड में भी ले जाएँ। इसी तरह मैंने वहाँ जो एडमिशन्स था, उसमें एडमिशन कमिटी में मैंने पार्टिसिपेट किया, तो एडमिशन्स में मैंने जब हिस्सा लिया, तो बहुत सारी क्वेरीज़ और इस तरह जो है, वो मुझे सीखने का मौका मिला। तो आप बहरहाल कॉलेज की ओवरऑल इम्प्रूवमेंट में भी कंट्रीब्यूट करें और लाइब्रेरी के हवाले से पर्टिकुलरली आप कंट्रीब्यूट करें। तो ओवरऑल एक लाइव फिगर नज़र आएँ। मैं तो एन्जॉय करता हूँ कॉलेज लाइब्रेरियंस में आपके पास बाज़ औक़ात ऑफ़िस भी होगा और बड़ी पीआर होती है लाइब्रेरियंस की जो लाइब्रेरियंस जो हैं पीआर रखने वाले हैं। चाय की वहाँ लोग फैकल्टी मेंबर्स आपके पास चाय की टी क्लब की होती है वो सारा सिस्टम और बहुत सारे जो टीचर्स हैं आपके पास आते हैं, चाय-शाय का सिस्टम होता है और साथ ही आप उनसे लाइब्रेरी की अपनी मार्केटिंग भी कर सकते हैं सर्विसेज़ की और मशवरे भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह की जो है अपनी जो सर्विसेज़ है उनको इम्प्रूव करके इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ के तहत अपनी सर्विसेज़ की मार्केटिंग करें, लाइब्रेरी की विज़िबिलिटी करें, ताकि आपके जाने के कुछ अरसे बाद लोग ये कहें प्रिंसिपल को, दूसरे टीचर्स कहें, स्टूडेंट ये कहें कि जी कॉलेज में लाइब्रेरियन साहब नए आए हैं और उन्होंने बड़ी हमारी हेल्प कर रहे हैं और फलाँ उन्होंने काम कर रहे हैं, आज फलाँ कर रहे हैं। तो आपका काम जो है वो आपकी सिक्योरिटी होगा और उससे क्या होगा कि पूरे प्रोफ़ेशन की जो है अपलिफ्टिंग होगी और जहाँ पोस्टें खाली हैं या आप कभी ट्रांसफ़र हो जाएँ तो वहाँ लाइब्रेरियंस की पोस्ट फ़ौरी तौर पे प्रिंसिपल ये फिर कोशिश करेगा कि कोई और अच्छा लाइब्रेरियन रहे। तो डिपार्टमेंट के लिए, कॉलेज के लिए और फ़ील्ड के लिए ये एक खुशगवार एक्सपीरियंस होना चाहिए। मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब हमारी जॉइनिंग हुई थी, ये कोई तकरीबन अप्रैल 97 की बात है। तो आप देख लें कि 24 साल बाद जो है, ये लाइब्रेरियाँ दोबारा आबाद होने जा रही हैं। तो हमारी तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, लाइब्रेरी स्कूल्स हैं जो हमारी एसोसिएशंस हैं, उन सब की ये आपके लिए नेक दुआएँ भी हैं और हमारी तमाम किस्म की जो
सपोर्ट है, आप लोगों के साथ है, आप जाके वहाँ काम करें। जो मसाइल हैं, वो आप हमारे साथ शेयर करते रहें, पीएलए के लोगों के साथ शेयर करते रहें, तो इंशाल्लाह मसाइल आहिस्ता-आहिस्ता आप खुद ही कॉलेज के अंदर चीज़ें सीख जाएँगे, आप वहाँ इंटरनली ही हैंडल कर लेंगे। ये एक मुख्तसर सी प्रेज़ेंटेशन थी, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में कुछ चीज़ें जो मैं समझता था कि आपके साथ शेयर की जाएँ, ताकि वहाँ जाते हुए आप एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने करियर का आगाज़ करें। तो अब मेरे ख़्याल में हमें क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन ओपन करना चाहिए। ये एक सवाल मैं पढ़ रहा हूँ कशमाला ज़ेब का। ये सवाल है कि जो शुरू वाले लोग देखिए जो प्रायोरिटी है, अब जितनी भी अवेलेबल पोज़ीशंस खाली हैं वो ज़ाहिर है मेरिट के ऊपर हैं, जो मेरिट नंबर 1 है, उसको ये क्रेडिट मिलना चाहिए। तो डेफ़िनेटली अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उसमें कोई और इंटरेस्टेड है या तो डेफ़िनेटली ये एक इंसाफ़ का तकाज़ा ये है कि जिसका मेरिट नंबर पहले, उसको ज़ाहिर है मौका मिलना चाहिए। लेकिन हो सकता है लाहौर के अलावा बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल ना हों कि जितने जो हैं तो उसके लिए मेरा ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आपको अपने लाहौर में या होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलती तो आप करीब-तरीन भी देख सकते हैं या बिग सिटीज़ में भी आप जॉइन कर सकते हैं, वहाँ भी रिसोर्सेज़ बेहतर होते हैं, लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ भी होती हैं, तो बिग सिटीज़ भी एक अच्छी ऑप्शंस है। जैसे पंजाब में रावलपिंडी है, मुल्तान है, फैसलाबाद है और इस तरह बहावलपुर है। तो ज़ाहिर है लाहौर में तो मुझे लगता है कि 3-4 से ज़्यादा सीट्स नहीं होंगी क्योंकि कुछ सीट्स खाली थी तो दरमियान में कुछ लोगों ने ट्रांसफ़र करवा ली। तो अब मेरा ख़्याल है 2 होंगी या 3 होंगी या ज़्यादा से ज़्यादा 4 होंगी। तो बाकी लोग लाहौर के करीब-ओ-जवार देखें या अपने जो आपका होम टाउन है उस में देखें या उसके करीब देखें। तो बहरहाल ये तो पॉलिसीज़ हैं उसके मुताबिक ही फेयर डीलिंग है। अच्छा, इसमें मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर कुछ लोग लाहौर में आना चाहते हैं और लाहौर के बाद उनकी रिमोट में देखें ये जो पोज़ीशंस हैं, ये आपने बड़ी मेहनत के साथ आप सिलेक्ट हुए, ये परमानेंट पोज़ीशंस हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट जो है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसमें बहुत कम पोज़ीशंस ऐसी आ रही हैं जो कि परमानेंट हैं। ज़्यादातर पोज़ीशंस कॉन्ट्रैक्ट पे आ रही हैं या आपको पता है कि वो लम्प सम पैकेज के ऊपर है। तो ये परमानेंट पोज़ीशंस हैं और इनका एक प्रॉपर सर्विस स्ट्रक्चर मौजूद है। तो ये आपकी पोस्टिंग किसी वक़्त भी अगर किसी अच्छे शहर में या आपकी पसंद के स्टेशन में पोस्ट किसी वक़्त भी खाली हो सकती है। तो आप वक़्ती तौर पे मैनेज कर लें, आहिस्ता-आहिस्ता पोज़ीशंस आपको मिल जाती हैं। और इसी तरह डेपुटेशन के मौके भी होते हैं कि कुछ अरसे के बाद आप डेपुटेशन पे भी आ सकते हैं। तो बहरहाल आप इस वजह से नहीं सारे लोगों को तो ज़ाहिर है लाहौर में नहीं मिलनी, तो इसलिए आप लाहौर के करीब देखें अगर जो लाहौर वाले हैं या अपने होम टाउन में देखें, तो मेरा ख़्याल है पोस्ट ज़ाया करने की बजाय आप जो है वो किसी ऐसे स्टेशन में जो आपकी सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी वाला वहाँ जॉइन कर लें और आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह आप अपनी पसंद की जगह पे भी पहुँच जाएँगे। और एक और चीज़ ज़हन में रखिएगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में ओवर एज भी है। आप एक दफ़ा सर्विस में आ जाते हैं, तो उसके बाद आप ओवर एज नहीं होते। इसी तरह आपको जो परमानेंट जॉब्स हैं, उसके काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं। आपको जो तमाम किस्म की जो एंटाइटल लीव है, मेडिकल हो या स्टडी लीव हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर कुछ लोग लाहौर में जॉब कर रहे हैं और उनकी गवर्नमेंट हो रही है, तो आपने कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट खुद से अपनी सिचुएशन के मुताबिक फैसला करना है। अच्छा, ये एक सवाल है, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। इफ एनीवन डूइंग पीएचडी तो उसका इन्फ्लुएंस जॉब पे तो नहीं होगा। जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट जो एमफिल या पीएचडी कर रहे हों, तो आप का अगर कोर्स वर्क मुकम्मल हो चुका है, तो फिर तो मसला ही कुछ नहीं है। मैं जब सेलेक्ट हुआ था, तो उस वक़्त मैं मास्टर्स का स्टूडेंट था, लेकिन हमारी मास्टर्स की क्लासेस हो चुकी थी, तो मैंने अपनी जॉब जाके वहाँ जॉइन की और उसके बाद मैंने वहाँ से छुट्टी लेके जो मेरे एग्ज़ाम के डेज़ थे, वो आपको पता है कैजुअल लीव्स भी आपके पास होती हैं और अर्न लीव भी होती हैं। तो वहाँ से फिर मैं चंद दिन 1 हफ्ता छुट्टी लेके आया था, तो मैंने एग्ज़ाम दिए हैं। तो अगर आपका कोर्स वर्क मुकम्मल हो गया, तो फिर तो मसला ही कुछ नहीं है। आप जो है अपने रिसर्च वर्क करें, आप अपने कॉलेज में कुछ अपने स्टडी को टाइम दें अपनी जॉब को पहले टाइम दें और उसके बाद वीकेंड और आपके पास बेशुमार टाइम होता है। तो आप अपनी टाइम मैनेजमेंट करके दोनों चीज़ें चला सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपका कोर्स वर्क चल रहा है, तो फिर आप मेरे ख़्याल में जॉइन करके अगर आपको थोड़ा-सा टाइम रह गया है तो आप मेरे ख़्याल में विदाउट पे लीव भी ले सकते हैं।
तो ये आपने रेलेवेंट अपने डिपार्टमेंट से आपको लेटेस्ट रूल्स पता करने चाहिए। मेरे ख्याल में विदाउट पे लीव मिल जाती है। अच्छा, ये एक सवाल है कि सर कितने अरसे में स्टॉक टेकिंग कर लेनी चाहिए? अच्छा, इसका एग्ज़ैक्ट जवाब तो स्टॉक सामने हो तो फिर ही है। कुछ ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं जहाँ कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ टाइम ज़्यादा लग जाए। कुछ ऐसी लाइब्रेरीज़ होंगी जहाँ 2-4 हज़ार कलेक्शन है, तो वो तो चंद दिनों में हो जाएगी। तो मेरा ये ख़्याल है कि डेफ़िनिटली आप महीने में इसको मुकम्मल कर लें, या डेफ़िनिटली अगर आपको अभी चार्ज नहीं देते, तो आगे छुट्टियाँ अल्लाह करे कि हालात बेहतर हों और आपको समर वेकेशन हो, तो स्टॉक टेकिंग जो है इस वक़्त तो आपने करनी है। अगर आपको चार्ज लेने का कहा जाता है, हो सकता है कई सालों का बैकलॉग मिसिंग मौजूद हो ताकि वो आपके खाते में ना पड़े। लेकिन इसके बाद आपने जो रेगुलर रूटीन स्टॉक टेकिंग की रखनी है, वो आपने एनुअल रखनी है, और नॉर्मली जो नोटिफ़िकेशन मौजूद है उसमें ये लिखा हुआ है कि जून के अंदर आप स्टॉक टेकिंग कर सकते हैं। तो जो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं वो बेस्ट टाइम है इसके लिए। अच्छा, मैं सवाल आपके देख रहा हूँ। सर, अगर किसी कॉलेज में लाइब्रेरियन की सीट वेकेंट हो बट पीपीएससी वाली लिस्ट में उस कॉलेज का नाम नहीं हो, तो फिर अच्छा, जो पीपीएससी आपको लिस्ट देगा, पीपीएससी का काम नहीं है आपको स्टेशन अलॉट करना। पीपीएससी ने आपकी सिलेक्शन करके आप सबकी जो फाइल है, वो डिपार्टमेंट के हवाले कर दी है एचईडी की। अब एचईडी आपको स्टेशन देगा, तो एचईडी आपको वही स्टेशन देगा जो कि उसके पास अवेलेबल है, क्योंकि आपने जहाँ जॉइन करना है वहाँ अगर सीट अवेलेबल है तो फिर उसके अगेंस्ट आप सैलरी ड्रॉ कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली उन्हीं ऑप्शंस में से एचईडी आपको देगा। आपसे प्रेफ़रेंस पूछेगा जो सीट्स अवेलेबल हैं, और जितने लोगों की सिलेक्शन है इतनी सीट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट सवाल मैं देख रहा हूँ, स्टॉक टेकिंग तो तब करनी चाहिए हो कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। नहीं, स्टॉक वेरिफिकेशन का कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन से ताल्लुक नहीं है। स्टॉक टेकिंग आपने करनी है ताकि आप फ़र्ज़ करें आपसे जाने से पहले पिछले 10-15 साल में वहाँ कोई प्रोफ़ेशनल मौजूद ही नहीं था। तो स्टाफ़ की कमी होती है या बाज़ औक़ात स्टाफ़ नहीं होता, तो लाइब्रेरी में कई किताबें हो सकता है आपके जाने से पहले मिस हुई हों। तो वो सारी फिर जो है वो आपके ज़िम्मे तो ना हो। तो आपने स्टॉक टेकिंग करनी है कि करंट स्टेटस जो है सामने आ जाए कि कितनी कलेक्शन फ़िज़िकली मौजूद है। हो सकता है स्टॉक रजिस्टर में बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो और अमली तौर पे वहाँ कम हो, कुछ कलेक्शन मिस हो गई हो यानी चोरी हो गई, कुछ कलेक्शन जो है वो लोग जो ट्रांसफ़र होते हैं उनके नाम किताबें और वो भी जा चुके हों। तो आपने उन चीज़ों का रिकॉर्ड रखना है जो फ़िज़िकल मौजूद है। तो ये मेरा ख़्याल ज़रूरी है। इसका कैटलॉगिंग या बाकी टेक्निकल प्रोसेसिंग से उस तरह ताल्लुक नहीं है। जी, ये जो मुख्तलिफ़ रूल्स हैं, जिसके तहत आप किसी जगह पे पोस्टिंग ले सकते हैं, तो डेफ़िनेटली ये डिपार्टमेंट के साथ आप बात कर सकते हैं। अच्छा, जो सीनियरिटी कैसे बनती है, ये बड़ा अहम सवाल है। कुछ अर्सा पहले सीनियरिटी बनती थी कि जो पहले जॉइन करता है, उस हिसाब से, और जो एक ही दिन में जॉइन करते हैं, तो उनमें डेफ़िनेटली जो ऐज में बड़ा होता है, तो डेफ़िनेटली वो होता है। आपको पता है जॉइनिंग में आफ्टरनून भी होता है, मॉर्निंग में होता है, लेकिन अब पिछले कई सालों में मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक सीनियरिटी आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन की मेरिट लिस्ट के मुताबिक बनती है। आई एम श्योर कि पब्लिक सर्विस कमीशन की मेरिट लिस्ट के मुताबिक बनती है। जब मेरी जॉइनिंग हुई थी 97 में, उस वक़्त भी हमारी सीनियरिटी जो है वो जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जो मेरिट नंबर 1 है, वो उस बैच में सबसे सीनियर होगा। तो माशाल्लाह आप यंग लोग हैं, सीनियरिटी में जिस नंबर पे भी आ रहे हैं, आप मेहनत करें, अपना वहाँ जो है चीज़ें लर्न करें, आपको प्रमोशन का इंशाल्लाह इंतज़ार ही नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट पोज़ीशंस पे जो सिलेक्शन है, उनके लिए अपने आप को एलिजिबल करें। नेक्स्ट सवाल है सर, अगर किसी कॉलेज की सीट के आगे नॉट रिक्रूटेड बाय द डिपार्टमेंट लिखा हो, तो उस सीट पे अपॉइंटमेंट हो जाएगी या नहीं? अब मेरा ख़्याल में जो सीट्स खाली हैं, उस पे तो अपॉइंटमेंट हो जाएगी। और डिपार्टमेंट ज़ाहिर है जो खाली सीट्स हैं उनके पास लेटेस्ट मौजूद होगी। जब डिपार्टमेंट अनाउंस करता है तो उनके पास सारी वैकेंसी पोज़ीशन होती है। और आपको पता है आजकल ऑनलाइन सारा सिस्टम है। कोई भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है तो ऑनलाइन स्टेटस फ़ौरी चेंज हो जाता है। तो जो सीट्स खाली हैं वही इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी और उन्हीं में से आपको वो ऑफ़र करेगा एचईडी।
जी, ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। सर, हाउ टू इम्प्रूव लाइब्रेरी सर्विस इन कॉलेज लाइब्रेरी? जी, कॉलेज लाइब्रेरी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे आपके पास मौक़े हैं। जैसे आप कॉलेज लाइब्रेरी में जो यूज़र सर्विसेज़ हैं, उनकी तरफ तवज्जो दें। जैसे फ़र्ज़ करें लाइब्रेरी की जो मटीरियल है, वो यूज़ नहीं हो रहा, तो सबसे पहले देखें कि वो क्यों नहीं हो रहा। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को या स्टाफ़ को पता ही ना हो, आपके पास क्या रिसोर्सेज़ हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लाइब्रेरी ओरिएंटेशन दें, स्टाफ़ के साथ शेयर करें और कॉलेज का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो वहाँ भी लाइब्रेरी के बारे में छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन दें या लाइब्रेरी का अपना एक पेज बना लें, जिसमें आप लाइब्रेरी के हवाले से जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज़ हैं, रिसोर्सेज़ हैं, वो शेयर करते रहें। तो उसके लिए जब नए एडमिशन्स हों, नई क्लासेस हों या जाते ही अगर पहले ही क्लासेस हो रही हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप प्रिंसिपल से बात करके आप हर क्लास में जो कि डिफरेंट सेक्शंस बने होंगे, उसमें अपना एक लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का बेशक 1 घंटे का या आधे घंटे का एक लेक्चर रखवाएँ, जिसमें आप लाइब्रेरी के रिसोर्सेज़ के बारे में उनको बताएँ और अपना बताएँ कि आप उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं। और इसी तरह लाइब्रेरी का विज़िट भी उन्हें कराएँ। एक तो ये इस तरह आप लाइब्रेरी की सर्विसेज़ इम्प्रूव इसी तरह आप टेक्निकल प्रोसेसिंग करें, लाइब्रेरी को ऑटोमेट करें। इसके अलावा जो यूज़र्स आपके पास आते हैं, उनको पूछें उन्हें क्या चाहिए, उनकी मैक्सिमम लेवल की हेल्प करें। जो चीज़ें वहाँ मौजूद हैं, वहाँ से निकाल के दें और उनको बताएँ कि ये हमारी सब्जेक्ट वाइज़ लिस्ट है। अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज़ नहीं है, तो पहले ब्रॉडली उनको ऑर्गेनाइज़ कर लें ताकि एट लीस्ट एक ही सब्जेक्ट की किताबें एक ही अलमारी के अंदर हों। तो डेफ़िनेटली आप ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो लोग यूज़ करेंगे। आप उनको अपनी सर्विसेज़ की मार्केटिंग करें। तो इसी तरह आप मुख्तलिफ एग्ज़िबिशन्स करवा सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ डेज़ सेलिब्रेट करें। ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें लाइब्रेरी बुक डे आता है तो आपके कॉलेज में भी कोई इवेंट होना चाहिए या आप कोई इसी तरह लाइब्रेरी के हवाले से कोई आपकी नई कलेक्शन आती है तो न्यू अराइवल की लिस्ट कॉलेज के व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे शेयर करें। नोटिस बोर्ड अपना लाइव रखें। कोई और अच्छी उनकी उनसे रिलेटेड कोई वेबसाइट जहाँ रिसोर्सेज़ मौजूद है, वो शेयर करते रहें। तो आपकी तरफ से आपके यूज़र्स को कुछ ना कुछ नया जाता रहे और आप एक्टिव रहें। अच्छा, आगे नेक्स्ट सवाल सर लाइब्रेरी सिक्योरिटी टूल रिफंडेबल होती है, उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है? अच्छा मैंने अपने प्रेज़ेंटेशन में भी बताया है कि लाइब्रेरी सिक्योरिटी रिफंडेबल होती है, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट मेरे अपने एक्सपीरियंस में ये है कि वो जब कॉलेज से पास आउट चले जाते हैं, तो सारे स्टूडेंट वापस नहीं लेते। और इसी तरह जो वहाँ अकाउंट में पड़ी होती है अमाउंट, उस पे इंटरेस्ट लग-लग के वो बड़ी होती है। मसलन कुछ अरसा पहले मेरी गुफ्तगू साइंस कॉलेज लाहौर में है या लाहौर के एक बड़े कॉलेज की मैं नाम नहीं लेता, वहाँ बात हो रही थी। तो वहाँ जो लैब्स लाइब्रेरी सिक्योरिटी की अमाउंट करोड़ों में है, यानी करोड़ से ज़्यादा है। तो इसी तरह ये जो अमाउंट है ये बढ़ती रहती है, इस पे इंटरेस्ट लगता रहता है। तो सारे स्टूडेंट अपनी सिक्योरिटी रिफंड नहीं लेते। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो भूल जाते हैं या बाद में कॉलेज जाना नहीं होता किसी भी वजह से, तो उनकी सिक्योरिटी कुछ अरसे के बाद 3 साल के बाद तो वैसे भी वापस नहीं ले सकते, तो वो उसमें चली जाती है। तो कॉलेज के पास स्पेशली जो पुराने कॉलेजेस हैं जिनको 5-10 साल बने हो गए, तो उनके पास इसकी अच्छी अमाउंट जमा हो जाती है और हर साल ये मल्टीप्लाई होके ऐड होती रहती है क्योंकि इंटरेस्ट लगता रहता है। नेक्स्ट सवाल है सर बिग सिटी में जाने से कोई बेनिफिट होगा? यस, बिग सिटी में आपके पास लर्निंग की अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा है और बिग सिटीज़ में जो कॉलेजेस हैं वो बड़े हो सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि छोटे कॉलेजेस में कोई भी ना जाए। आपने सारे कॉलेजेस को आबाद करना है, कॉलेज जैसा भी हो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ हों, आपके जाने से वहाँ फ़र्क पड़े। तो मेरा ख़्याल है कि आप पॉज़िटिवली किसी भी कॉलेज में जाएँ तो वहाँ आप जो सर्विसेज़ स्टार्ट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट होगा। तो बड़े शहरों में ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टेशन आसान है, कॉलेज जो है वो अगर आपने ये भी देखना है जब आप आउट स्टेशन अगर आपके पास ऑप्शंस हैं कि ऐसा स्टेशन लें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू इजीली एक्सेसिबल है। कई ऐसे कॉलेजेस होते हैं आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वहाँ पहुँचने के लिए यहाँ से मेन शहर में 1 2 घंटे लगेंगे और शहर से आगे फिर 1 घंटा लगेगा। तो आपने टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि आप कितने अरसे में वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इस लिहाज से बड़े कॉलेजेस जो हैं वहाँ ज़ाहिर है सर्विसेज़ और कलेक्शन और रिसोर्सेज़ ज़्यादा होने के चांस है और हो सकता है कि कोई पहले से वहाँ सीनियर लाइब्रेरियन भी मौजूद हो। तो स्टाफ की सिचुएशन भी बेहतर हो सकती है और लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं।
जी, ये रिकॉर्डेड वीडियो पीएलए की वेबसाइट पे ऑफ़िशियल फेसबुक पेज पे हो रही है, तो ये डेफ़िनिटली वो शेयर कर लेंगे। जो मेरी प्रेज़ेंटेशन है जो पॉइंट्स मैंने अपने नोट्स के लिए लिखे हुए थे, वो भी मैं इनसे शेयर कर लूँगा। उसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो वो भी आपके पास पहुँच जाएगी। मैं ये डॉक्टर खालिद संघेड़ा से अभी मेरी प्रेज़ेंटेशन जो ही खत्म होती है, तो मैं उनसे शेयर कर लूँगा। मैं नेक्स्ट सवाल देख रहा हूँ। अच्छा, ये एक और सवाल है मेरा क्वेश्चंस भी यही है सर कि अगर कॉलेज में अदर सब्जेक्ट पढ़ाने के का कहा जाए तो फिर क्या करना चाहिए? ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं बहुत सारे लाइब्रेरियंस को जानता हूँ जब वहाँ लाइब्रेरी साइंस का सब्जेक्ट नहीं था या कॉलेज वालों ने वहाँ कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं वहाँ उसका टीचर नहीं होता या टीचर ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट वहाँ पढ़ा सकते हैं तो आपकी विजिबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा। लेकिन आपने बैलेंस रखना है कि ये नहीं है कि आप फ़राइज़ रह जाएँ और आप नफ़ल अदा करते जाएँ। तो अगर कोई एक आध सब्जेक्ट आप ले लें, अगर एलआईएस का सब्जेक्ट वहाँ आपने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। तो अगर आपको अदारे की ये सब्जेक्ट कहा जाए या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी प्रिंसिपल और असाइन करे, तो डेफ़िनिटली कॉलेज का काम है, आपने अपने ऑफ़िस टाइम में ही करना है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अच्छा, ये जो स्टाफ की बुक के हवाले से है कि वो कितनी जो है हाउ मेनी कॉपीज़ कैन स्टाफ सेलेक्ट एट द टाइम ऑफ बुक सिलेक्शन। सिलेक्शन के हवाले से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। परचेज़ के लिए तो लाइब्रेरी रेट्स कमेटी का लेटर आप सबके पास होना चाहिए। मैं डॉक्टर खालिद संघेड़ा से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशंस हैं, उसमें जो लेटेस्ट नेशनल लाइब्रेरी इश्यू करती है, वो भी आपसे शेयर करें। परचेज़ आपने उसके मुताबिक करनी है। सिलेक्शन के हवाले से कॉपीज़ जो है, वो आपने खुद तय करना है। उनकी डिमांड देखें और कितने स्टूडेंट है उसकी, तो नॉर्मली मल्टीपल कॉपीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई टेक्स्ट बुक है, तो उसकी मल्टीपल कॉपीज़ खरीदी जा सकती हैं, लेकिन 5-10 से 5 4-5 से ज़्यादा नहीं है। ये देखना भी ज़रूरी है कि आपके पास बजट कितना है, तो उसमें आपने ये ख़्याल भी रखना है कि जो आपके पास कॉलेज में थोड़ा बहुत बजट है कलेक्शन का 1 लाख है या 2 लाख है, वो किसी एक सब्जेक्ट को नहीं देना। बाज़ औक़ात लाइब्रेरी कमेटी का जो इंचार्ज होता है या जो चेयरमैन होता है, चाहे प्रिंसिपल हो या कोई प्रोफ़ेसर हो, तो वो अपने सब्जेक्ट की सारी किताबें ना सिलेक्ट कर ले। आपने बैलेंस रखना है। तमाम जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनको आपने उसमें एडजस्ट करना है और ये भी देखना है कि अगर किसी सब्जेक्ट की कलेक्शन बहुत कम है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं या कोई सब्जेक्ट नया शुरू हुआ है। तो इस हवाले से ओवरऑल आपने कॉलेज की सिचुएशन के मुताबिक केस टू केस फैसला करना है। लेकिन मल्टीपल कलेक्शन आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉपीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट सवाल है राइट ऑफ करना हो तो कैसे करें सर जी? राइट ऑफ के हवाले से गवर्नमेंट के रूल्स मौजूद हैं। उस हवाले से जो डोनेशन है वो तो ज़ाहिर है जो अथॉरिटी ने एक्सेप्ट की है, वही उसको कर सकता है। लेकिन इसका प्रॉपर होमवर्क करके मुख्तलिफ कमिटीज़ जो लाइब्रेरी कमेटी है उसके थ्रू साइन करवाएँ या फिज़िकल वेरिफ़िकेशन कमेटी की भी कि लाइब्रेरियन के अलावा बाकी सारे लोगों के साइन हों कि ये किताबें राइट ऑफ क्यों कर राइट ऑफ फिज़िकल कंडीशन की वजह से भी हो सकती है या मिसिंग की वजह से भी। उस हवाले से गवर्नमेंट के रूल्स मौजूद हैं। और उन रूल्स के अंदर यूनिवर्सिटी साइड में तो मेरे ख्याल में ओपन जो शेल्फ जहाँ है वहाँ 4% है और दूसरी जो है वो 2% है। तो आप जो मिसिंग है या उनकी कोई डैमेज की वजह से करवा रहे हैं, तो उसके रूल्स मौजूद हैं और अथॉरिटीज़ भी मौजूद है कि डायरेक्टर कितनी कर सकता है, सेक्रेटरी एजुकेशन कितनी एचईडी का सेक्रेटरी है वो कितनी कर सकता है। तो उस हवाले से आप उन रूल्स के मुताबिक राइट ऑफ का केस भिजवाएँ, लेकिन साथ-साथ भिजवाएँ। अगर आप जमा कर लेंगे तो ज़ाहिर है अथॉरिटीज़ जो है एक ही वक़्त में 4 लाख की किताबें नहीं करेंगे। आप उसको ईयरली अगर करेंगे तो हो जाएँगे। तो उस हवाले से गवर्नमेंट के नोटिफ़िकेशंस मौजूद हैं। उन नोटिफ़िकेशन की रोशनी में अगर आपकी 4-5 हज़ार की राइट ऑफ है, अमाउंट की राइट ऑफ है, तो फिर उसके लिए इमीडिएट अथॉरिटी ही कर सकता है। मेरे ख़्याल में जो डायरेक्टर डिविज़नल है वो कर सकता है। मेरे दौर में तो ये था कि सेक्रेटरी की जो थी वो मेरे ख़्याल में 50,000 या 20,000 थी और जो डिविज़नल डायरेक्टर थी वो शायद 10,000 कर सकता था। अब रूल्स मेरे ख़्याल में चेंज हो सकता है, चेंज हो गए हों। तो बहरहाल ये नोटिफ़िकेशन आपसे शेयर कर लिया जाएगा और उस हवाले से एक पीएलए का राइट ऑफ और मीटिंग के हवाले से एक ट्रेनिंग भी है। तो वहाँ इनका मेरे कोलीग आपको तफ़सील से जवाब देंगे।
मैं अगले सवाल की तरफ मारिया अहमद का सवाल है, एनओसी फॉर कंटिन्यूइंग एमएस और पीएचडी और नॉट? ये बड़ा अहम और टेक्निकल सवाल है। तो एनओसी बेसिकली आप जो है जब आप ज़ाहिर है कोई जॉब में जहाँ पहले मौजूद थे वहाँ से आपने लेना होता है। अब आप नई जॉब में जा रहे हैं, तो अगर आपने डेफ़िनेटली वहाँ कंटिन्यू आपका प्रोग्राम और कोर्स वर्क चल रहा है, तो मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आपको वहाँ से एनओसी लेने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैं इसको 100% कन्फर्म नहीं करता। मैं खालिद संघेड़े से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हायर अथॉरिटीज़ से पूछ के इसका जवाब आपको प्रॉपर गाइड करें। लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है या जो कॉमन प्रैक्टिस है उसमें अगर आप नए अदारे में जाते हैं तो आपको पुराना जो एनओसी है वो सफिशिएंट नहीं होगा। आपको नया एनओसी लेना पड़ेगा हायर स्टडीज़ के लिए। जी, ये आगे सवाल है सर, पहले लाइब्रेरी में पेंट करवाने चाहिए। अच्छा, इसमें लाइब्रेरी की खूबसूरती, विज़िबिलिटी, आउटलुक के ऊपर जाते ही तवज्जो दें। अरेंजमेंट आप देखें, स्टिकर्स लगाएँ, वहाँ चीज़ों के साइन बोर्ड्स लगे हों, अच्छी-सी एक स्टैंडी बनी हो जिस पे लाइब्रेरी रूल्स या लाइब्रेरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हो, कुछ लाइब्रेरी की कोटेशन हो, एक अच्छा-सा नोटिस बोर्ड हो, अपना एक फ़ेसबुक का ग्रुप बनाएँ, तो खुद भी वेल ड्रेस हो के वहाँ जाएँ। तो ये सिचुएशन भी आप में से माशाल्लाह यंग लोग हैं, सारे यंग लोग हैं, तो आप जाते ही वेल ड्रेस होके जाएँ, एक्टिवली वहाँ रखें। तो आई मीन आपसे पहले हो सकता है कि वहाँ क्लेरिकल स्टाफ हो, तो वहाँ ज़ाहिर है वो एक और मिसकंसेप्शन भी है। आपने जाते हुए प्रोफ़ेशनल लाइब्रेरियन के तौर पे अपना तारुफ़ करवाना है। होता ये है कि जो नॉर्मल यूज़र हैं, स्पेशली स्टूडेंट, लाइब्रेरी में एक अटेंडेंट से लेके तमाम स्टाफ को ही लाइब्रेरियन समझ रहे होते हैं। तो मैंने जब ये फेस किया तो वहाँ आप जाके जब लाइब्रेरी ओरिएंटेशन करवाएँगे, आप लेक्चर देंगे, उन्हें फ़र्क पता चल जाएगा। तो इसलिए आप जो है वहाँ जितना ज़्यादा सर्विसेज़ देंगे, तो लोगों को आपका तारुफ़ खुद ब खुद ही हो जाएगा। तो आप प्रोफ़ेशनल लाइब्रेरियंस हैं, तो आप लाइब्रेरी की विज़िबिलिटी और खूबसूरती के हवाले से सारे काम करें। अगर पेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो थोड़ा अरसा रुक जाएँ। अगर मतलब उसमें डिपेंड करता है कि आपकी बिल्डिंग कितनी बड़ी है और कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर ज़्यादा कॉस्ट नहीं अच्छा इस किस्म की मेंटेनेंस बिल्डिंग की एनुअली कॉलेज की भी होती रहती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें उसके साथ ही हो जाती हैं। लेकिन आप स्पेशल से भी अपना जो है वो बना सकते हैं प्लान जिसमें इस तरह की चीज़ें आप प्रिंसिपल से डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा एक और मेरी यहाँ आपसे सजेशन है कि जब आप लाइब्रेरी का सारा स्ट्रेंथ वीकनेस देख लें, अपना एक प्लान बना लें कि ये काम आपने करने हैं, तो उनको आप प्रिंसिपल के साथ एक टाइम लेके मीटिंग लेके डिस्कस करें कि सर ये काम मैं करना चाहता हूँ। और जो काम आप कर दें या कर रहे हों तो साथ-साथ उसकी मार्केटिंग और मैनेजमेंट को उसके बारे में अपडेट भी करते जाएँ। खुद से लोगों को नहीं पता चलता, ये ना हो कि भई पता ही ना चले कि आप वहाँ क्या कर रहे हैं और वो कहें कि 6 माह हो गए लाइब्रेरियन साहब तो उनकी कभी शक्ल ही नहीं देखी। तो आप स्टाफ के जो इवेंट्स हैं, कॉलेज के जो फंक्शंस हैं, वो भी सारे अटेंड करें, वहाँ एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और जो छोटी-मोटी सर्विसेज़ आप दे रहे हैं, कर रहे हैं, उनकी विज़िबिलिटी भी और प्रिंसिपल को गाहे-बगाए वर्बल भी और ईमेल के थ्रू भी आप मुख्तलिफ तरीकों से कम्युनिकेट करते रहें, ताकि पता चले कि आपने ये काम कर दिए हैं और ये काम आप कर रहे हैं और ये आपका फ्यूचर प्लान है। अ, ये किताबों की कॉपीज़ के बारे में है कि उनका एक्सेशन नंबर क्या है, मेरी अंडरस्टैंडिंग में हर कॉपी का अलहदा से यूनिक एक्सेशन नंबर ज़रूरी है ताकि वो कॉपी अगर गुम हो जाए, तो उसकी एक अलहदा से आइडेंटिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो ये सवाल थे फ़ेसबुक के ऊपर मैं डॉक्टर खालिद संघेड़ा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि कुछ सवालों के जवाब वो फ़ेसबुक पेज पे भी साथ-साथ देते जा रहे हैं। तो अगर कोई और सवाल है तो आप कर सकते हैं, मैं मौजूद हूँ। वरना फिर हम एंड करते हैं। तो विश यू अगेन गुड लक आप सब लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की बिहाफ के ऊपर, पीएलए की बिहाफ के ऊपर मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद भी देता हूँ। आप सब लोगों के लिए हमारी नेक तमन्नाएँ, नेक दुआएँ हैं। डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अपने ग्रेजुएट्स का मेका है। आप जब मर्ज़ी आएँ, वहाँ से आप अपने टीचर से गाइडेंस लें। इसी तरह आपकी एसोसिएशंस मौजूद हैं, आप उनसे गाइडेंस लें। आपके उस रीजन में जो लाइब्रेरियंस हैं, उस सिटी में जो लाइब्रेरियंस हैं, उनके साथ भी अपनी गेट टुगेदर रखें, उनके साथ भी अपना इंटरैक्शन रखें। तो आपकी रहनुमाई के लिए बहुत सारे लोग इंशाअल्लाह मौजूद हैं। जब इंसान पॉज़िटिव काम करना शुरू करता है,
तो कायनात की सारी चीज़ें उसकी हेल्प के लिए उसका साथ देती हैं। तो इंशाअल्लाह अगेन आप सब लोगों को मुबारकबाद, विश यू गुड लक और इंशाअल्लाह हम एक पॉज़िटिव चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों के जाने से बड़ा खुशगवार असर पड़ेगा।